दोस्तों, सबसे पहले आतंक की सबसे कायराना हरकत में पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले इस देश के सभी नागरिकों को खबरहाट परिवार की तरफ से हम सादर नमन करते हैं और पुण्य आत्माओं की शांति की दुआ करते हैं। उसके बाद मैं सवाल पूछता हूँ आप सब से कि आतंकवादी जब इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, उन्हें माकूल सज़ा मिलनी ही चाहिए, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन उसका मकसद क्या होता है ऐसी हरकत के पीछे? उस मकसद को मिटाना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उस मकसद को देश के लोग ही बढ़ावा देने लगे तो फिर आतंक को कैसे ख़त्म किया जाएगा? ऐसी हरकतें करके आतंकवादी पूरे विश्व को अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम नाराज़ हैं, या ये ज़्यादतियाँ हुई, या ये हुआ वो हुआ, जो भी उनकी नाजायज़ मांगे होती है या जो बातें कहना चाहते हैं उन्हें दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का ये है कि इस तरह की हरकत कर दो जिसमें मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता वो अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में देश के नागरिकों का फ़र्ज़ बनता है, देश की सरकार का फ़र्ज़ बनता है, देश के विपक्ष का फ़र्ज़ बनता है, देश की मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि आतंकवाद और आतंकवादी और इस आतंकवादियों के आका नेशन या राष्ट्र जो भी हैं, उनके मंसूबों को कामयाब ना होने दिया जाए। जिस संदेश को वो पहुंचाना चाहते वो संदेश दुनिया तक ना पहुंचे। लेकिन राजनीति के चलते अगर हम उसी में मदद करने लग जाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ राष्ट्र कौन होगा? फिर कोई नहीं होगा। मैं ये जिक्र कर रहा हूँ पुलवामा, माफ़ कीजिएगा, पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई, इससे कोई डिनाइल नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा इसको। ये हुआ है, घटना हुई है, ये सच्चाई है और रहेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन साथ में इसमें यह भी सच्चाई है कि उसी हमले में एक मुसलमान भी मारा गया और एक ईसाई भी मारा गया है। धर्म उनका भी था, खैर चलिए। लेकिन यह हरकत हुई कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। चश्मदीदों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हम ये मान रहे हैं। और ये सबसे कायराना हरकत है कि आप धर्म पूछकर अगर करते हैं तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से जो इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है वो इन्हें मिलनी चाहिए। वो चेहरे वो कौन थे, ये दहशतगर्द कौन थे जो इंसानियत को शर्मनाक कर गए? इनकी फ़ोटोग्राफ्स भी रिलीज़ एजेंसीज ने कर दी है। उनको आज नहीं तो कल सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमारी भारत सरकार इतनी सक्षम है, हमारी सेना, हमारी एजेंसीज इतनी सक्षम है कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, उस पर कौन लगाम लगाएगा? शहीदों की चिताओं को भी आग भी नहीं लगी कि उससे पहले देखिए इस तरह के पोस्टर छपने शुरू हो गए, जहां पर बाकायदा इस देश की सत्ताधारी पार्टी कुछ घंटों में ही इसे हिंदू मुसलमान बुनाने की कोशिश में लग गई। मैं फिर कहूँगा ये बात बिल्कुल गलत है जो वहाँ पर हुआ, और इस बात को मैं डिनाई नहीं करता कि वहाँ पर जाति धर्म पूछकर, माफ़ कीजिएगा, धर्म पूछकर वहाँ पर लोगों के साथ लोगों की हत्या की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इस पर सवाल उठाते हो, जब आप इस पर राजनीति करते हो, तो फिर 31 जुलाई 2023 को जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक जवान ने, सचिन नाम के जवान ने ट्रेन में मुसलमानों को धर्म देखकर गोली मारी थी, फिर उसकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए। 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल नामक एक
दर्जी की 2 मुसलमानों द्वारा हत्या कर दी जाती है, उसकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए। और पिछले 10-11 साल में मॉब लिंचिंग, गौरक्षा के नाम पर जितने लोगों को इस दुनिया से विदा कर दिया गया है, उन सब की भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए। सब एक ही कैटेगरी में होने चाहिए। हर घटना के लिए अलग तराजू नहीं हो सकता। पुलवामा भी गलत था, पहलगाम भी बहुत गलत था। पहलगाम तो और ज़्यादा, पहलगाम पुलवामा दोनों गलत थे। वो रेलवे वाला इंसिडेंस भी गलत था, वो उदयपुर में कन्हैया लाल वाला भी गलत था, और ये जो गौरक्षा के नाम पे हो रहा है ये भी गलत है। सब एक तराजू में है। बस ये है कि कोई छोटी घटना है, कोई बड़ी घटना है, इसको आप उस नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से चुनना, ये मेरे हिसाब से इस देश के लिए सबसे घातक है। अब ये घातक कैसे है? इसलिए कि आप ये करके उन आतंकवादी संगठनों का और उनके आका पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। वो मदद कैसे कर रहे हैं? आप ये बताइए, ये जो हिंदू मुसलमान आग भड़काई जा रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ इस देश में और नफरत फैले, और कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी भड़केगी और भड़काने की कोशिश की जा रही है, और इस देश को एक ऐसे आग की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जो नहीं होना चाहिए। दंगों की तरफ इस देश को ना ले जाओ मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इससे किसकी मदद होगी? इससे मदद होती है पाकिस्तान की, इससे मदद होती है ऐसे आतंकियों की। ये क्या चाहते हैं? पाकिस्तान और आतंकी क्या चाहते हैं? पाकिस्तान क्यों हमारे देश में, खास करके कश्मीर में, इस आतंकवाद को बढ़ावा देता है? पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान हर जगह ये कहता है कि जो कश्मीर का मुसलमान है, माइनॉरिटी है, उसको दबाया जाता है, वहाँ पर वो खतरे में है, यही कहता है ना। अब जब आप पूरे देश में ही उस कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलोगे, उस कम्युनिटी को जो है निशाना बनाओगे, तो पाकिस्तान का काम तो और आसान हो गया। वो हर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बोलेगा कि देखिए, हम तो कश्मीर की बात करते थे, यहाँ तो पूरे देश में मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटी को निशाना बनाया जाता है। तो कश्मीर तो पहले से ही हम कहते आए हैं। तो इससे किसका फायदा हुआ? इससे फायदा होता है पाकिस्तान को, उसकी बात को मल मिलता है। इससे फायदा होता है इन आतंकियों को जो पाकिस्तान के कहने पर भारत में आके ऐसी हरकतें करते हैं। और ये सब का इनकी मदद कौन कर रहा है? इनकी मदद कर रहे हैं वो अंधभक्त जो कल से लेकर लगातार इस धर्म वाले एंगल को बढ़ा चढ़ाकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में इनका साथ दे रही है गोदी मीडिया, जिसे कोई और एंगल दिख ही नहीं रहा सिवाय इसकी एंगल के। जबकि सवाल ये पूछना चाहिए था, मीडिया में ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि ये सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? खास करके पुलवामा में जो हुआ उसके बावजूद इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा? लेकिन कुछ अखबारों ने आज ये भी छापा कि इंटेलिजेंस ने पहले ही इस तरह की कुछ होने की आशंका जता दी थी। तो फिर अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस तरह की आशंका जता दी थी तो हमारी सरकार क्या सो रही थी? फिर गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? उनके इस्तीफे क्यों नहीं मांगे जा रहे? नॉर्मली तो जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो बहुत से नेता अपने आप मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन नहीं होता तो उनके इस्तीफे की मांग मीडिया, विपक्ष दोनों करता है। हमारे यहाँ तो मीडिया फिलहाल सरकार को बचाती हुई नजर आ रही है।
क्या हुआ उन प्रधानमंत्री के दावों का जो पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं? कहते हैं कश्मीर स्वर्ग हो गया है, नोटबंदी ने आतंकवादियों की जो है कमर तोड़ दी है, ये हो गया वो हो गया। क्या हुआ उन सब दावों का? इस पे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदुओं का नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया। ये जो फोर्स है जिसने जिम्मेदारी ली है, रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, लश्कर तैयबा ने पाला हुआ है। 2000 कहा जा रहा है कि 370 जब हटाया गया कश्मीर से, उसके बाद ये फोर्स खड़ी हुई है। इस फोर्स में रिक्रूटमेंट हो रही है, इस फोर्स में कश्मीरी युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, सब मदद की जा रही। ये सारी खबर सरकार के पास थी, सरकार की एजेंसीज को सारी खबर है। इंडिया टुडे ने पूरा आर्टिकल छापा है, इस पर ऑनलाइन पढ़ लीजिए आप। जब इतना कुछ पता था सरकार को, तो ऐसा कुछ होने वाला है ये सरकार को क्यों नहीं पता लगा? आप सोचिए, पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों के बाद अब पर्यटकों को पहली बार निशाना बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि आतंकवादियों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरा कश्मीर इन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। क्योंकि कश्मीर की जो हालत है ना, वो समझने के लिए आपको एक बार कश्मीर जाना पड़ेगा। मैं कश्मीर 2 बार गया हूँ, गांव देहात अंदर तक सारा देख के आया हूँ। एक बार जब वहाँ पर 2004 में शायद भूकंप आया था तब, और एक बार और एक पत्रकार के नाते गया हूँ। आप हैरान होगी जान के। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताता हूँ कि मैं एक बार अपने परिवार के साथ भी गया था। तब मैं डल लेक पे घूम रहा था, वो शिकारा में। तो एक छोटे बोट में एक आदमी आया, वो फ्रूट चाट बेच रहा था। उस आदमी की जब कहानी सुनी ना मैंने, तो मैं दंग रह गया। उसने कहा कुछ साल पहले तक मैं 2 हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रीज़ की, हैंडलूम फैक्ट्रीज़ का मालिक था। मेरे कारपेट भारत के तो कोने कोने में जाते थे, बाहर भी जाते थे मेरे यहाँ बने हुए। लेकिन वो मजबूर था कि सब कुछ बंद हो गया, फ्रूट चाट बेच रहा था। तब हालांकि पर्यटक इतने नहीं जाते थे कश्मीर में। बात कर रहा हूँ आपको 2008-9 की, इन्हीं दिनों गर्मियों की बात। उसके बाद फिर मैं एक बार पत्रकार के नाते गया था, फिर मैंने कश्मीर घूमा था। चीज़ें बदल गई थी। धीरे धीरे कश्मीर अब पर्यटक आने लगे तो फिर वही खुशहाली की तरफ लौट रहा था। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक कश्मीर घूमने गए थे। 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक। अब सोचिए, इस 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक जाने की वजह से कितने घरों के चूल्हे वहाँ जल रहे थे। और आतंकवादी अगर उन पर्यटकों को निशाना बनाते हैं तो लोगों में गुस्सा होना जायज़ है, लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना जायज़ है, और वो हो भी रहा है, कश्मीर में दिख रहा है। तो आतंकवादियों ने इतना बड़ा रिस्क भी लिया, कोई वजह रही होगी इसके पीछे। अब 2 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट आते हैं इस साल। अब तक एक अंदाज़ा, एक आंकड़ा शायद किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि 24 लाख के आसपास टूरिस्ट, अभी तक 24 लाख के आसपास पर्यटक कश्मीर पहुंच गए थे, जिसमें से 20 लाख पर्यटक ये पहलगाम के आसपास थे, घूमे हैं या ज़्यादा इधर ही रहे, 20 लाख। तो अगर उस पहलगाम में इतने टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि मैं खुद परिवार के साथ घूमा हूँ कि वो पूरा घोड़े पे घूमना पड़ता है, इतना बड़ा चक्कर। और क्योंकि मैं थोड़ा सा हैवी हूँ, जैसा आप मेरा शरीर देख सकते हैं, उस वक्त भी इतना नहीं था पर इससे थोड़ा कम था। मैं घोड़े पे नहीं घूमा, मैं पैदल घोड़े के साथ साथ घूमा, मेरा परिवार घोड़े पे था। तब मैंने पूरा जंगल देखा हुआ जो चक्कर काटते हैं। और वो पहलगाम का जो ग्राउंड है जहाँ पर ये कल हुआ हादसा, जहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की, अमिताभ की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है वहाँ पर, तो मुझे मालूम है वो पूरा एरिया कैसा है। तो जब 20 लाख टूरिस्ट अब तक उस एरिया में आ चुके हैं, आज अब तक इतना नंबर आ चुका था, तो सुरक्षा के इंतज़ाम कहाँ थे? क्यों उस एरिया में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था? कि कोई भी 4 चेहरे आते हैं, वो सुरक्षा बलों की ड्रेस पहन के आ जाते हैं और गन्स उठा के आते हैं और सीधा ये
इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं, ये दर्दनाक हादसा इस देश को दे जाते हैं। कहाँ थी? वहाँ 20 लाख लोग अब तक जा चुके हैं, वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, लेकिन गृह मंत्री कश्मीर जाते हैं इस घटना के बाद तो उनके देखिए उनके काफिले में गाड़ियों का नंबर देखिए, कहा जाता है 60 से 70 गाड़ियाँ उनकी सुरक्षा में। गृह मंत्री की सुरक्षा में अगर इतनी गाड़ियाँ लग रही हैं तो इसका मतलब गृह मंत्री तो वो शख्स है जिसे कश्मीर के असली हालात सबसे ज़्यादा मालूम है। तो इसका मतलब वो मानते हैं कि कश्मीर में स्थिति जैसी बताई जा रही है वैसी नहीं है, इसलिए उन्हें अपने काफिले में 60-70 गाड़ियां रखनी पड़ रही है। बड़े शर्म की बात है कि शहीदों को, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने गृह मंत्री जाते हैं और रेड कारपेट बिछाया जाता है। और उससे बड़ी शर्म की बात है कि उसी रेड कारपेट पर चल के विपक्षी यानी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल भी उसी रेड कारपेट पर चल के जाके श्रद्धांजलि दे के आते हैं। और मजे देखिए, दोनों ही नेताओं को इतनी शर्म नहीं आई कि कम से कम जूते तो उतार लें। अगर आप रेड कारपेट पर जा भी रहे, कम से कम श्रद्धा सुमन भेंट करते वक्त जूते तो उतार लेते, नहीं उतारे। ये बेशर्मी है यहाँ के नेताओं की, इस देश के नेताओं की। इस पे कौन सवाल पूछ रहा है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लोगों को इस मामले पर अब शांत रहने को कहा जा रहा है। कल कुछ चैनलों के रिपोर्टरों ने सच्चाई बताई तो उन चैनलों ने अपने अपने रिपोर्टरों की आवाज़ बंद कर दी। जब आज तक एक रिपोर्टर ने, वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर अशरफ वानी, मैं जानता हूँ, मेरे पुराने दोस्त, हम कुलीग हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चूक की बात की तो तुरंत उसकी आवाज़ दबा दी गई। ये वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का ट्वीट देखिए। ये इन्होंने एक्स पर लिखा है कि इन्होंने कश्मीर के पत्रकारों से बात की और उनसे एक इंटरव्यू चाहते थे, तो उस कश्मीर के पत्रकार ने कहा कि उन्हें खामोश रहने के हुक्म आए हैं। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, जाहिर सी बात है। अंधभक्त इतने अंधे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कश्मीर में जो अटैक हुआ ये जिम्मेदारी वहाँ की उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस सरकार की है, वो कहाँ सो रहे थे। अरे अंधभक्तों, इसीलिए आपको अंधभक्त कहा जाता है। कम से कम इतना तो समझो कि कश्मीर इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। किसी ने ठीक लिखा था कि वो बड़े नगर निगम से ज़्यादा कुछ नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ की सुरक्षा एजेंसी सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, पुलिस, आर्मी, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में। सुरक्षा का जिम्मा वहाँ केंद्र सरकार का था। अगर नहीं समझ में आया तो दिल्ली का मॉडल देख लीजिए। दिल्ली पुलिस क्या दिल्ली सरकार के अंडर आती है? नहीं आती ना। वही है कश्मीर भी। ऐसे हैं अंधभक्त। और एक और चीज़ बताता हूँ, बीजेपी की एक और गंदी हरकत। ये देखिए, बीजेपी कर्नाटक का नया पोस्टर, नया सोशल मीडिया पर मैसेज कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब तब पीछे इस तरह का हमला होता है। शर्म नहीं आती इन्हें ये सवाल पूछते हुए? फिर अगर मैं ये सवाल पूछूं कि जब पुलवामा हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री 4-5 घंटे शूटिंग कर रहे थे, वो क्या था? अब पहलगाम में ये हादसा हुआ, प्रधानमंत्री एक ऐसे मुस्लिम देश की यात्रा कर रहे हैं जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक और पाकिस्तान का मददगार रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लोन वो देश देता है, सऊदी अरब। प्रधानमंत्री उस देश की यात्रा पर है। फिर सवाल ये भी बनता है कि पिछले 5-6 दिनों में जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी, प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर दौरा रद्द किया था। बड़े बड़े मीटिंगें हो रही थी, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, बीजेपी अध्यक्ष की, रक्षा मंत्री की, सबकी। वो क्यों हो रही थी फिर? क्या जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लिखी थी कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस तरह की जानकारी पहले दे दी थी, तो क्या सरकार को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बावजूद ये फेलियर हुआ, या कुछ और बैठक थी? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल पूछने पे आ जाओ तो सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, और जो सत्ता में होता है उस पर तो बहुत सवाल खड़े जाते हैं। सरकार से तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं।
और ये टाल रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश गया इसलिए यहाँ ऐसा हुआ। हद है सोच की। और ये कोई आम वो नहीं कर रहा, बीजेपी के प्रॉपर ऑफिशियल हैंडल से, एक्स हैंडल से ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। क्या किसी ने आज तक ये पूछा कि जो पुलवामा में हादसा हुआ था, हमला हुआ था, उस हमले का जांच का क्या हुआ? वो इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स आया था, वो कहाँ से आया था, कौन लेके आया था, वो किस गाड़ी में था, जो गाड़ी थी वो किसकी थी? ये कुछ भी आज तक आपको पता लगा? इस देश को पता लगा? नहीं लगा ना। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि इतना वक्त हो गया, इतने साल हो गए, अब तक इतनी जांच नहीं कर पाई सरकार? तो मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं ब्लेम डाल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तो सवाल को बराबर तोला जाना चाहिए, एक नज़रिए से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, वो किसी ने आज मुझे याद दिलाई, तो मुझे लगता है यहाँ बड़ी सही है। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी अगर 100 हमले करते हैं ना, तो उन्हें एक हमले में कामयाब होना है, उनका काम हो जाता है। लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को 100 में से 100 बार कामयाब होना मजबूरी है। ये पी चिदम्बरम ने गृह मंत्री रहते हुए ये बात कही थी। तो इसलिए मुझे लगता है आतंकियों के खिलाफ एकजुट होना आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है, ना कि इस नैरेटिव को बढ़ाना कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। इससे फ़ायदा नहीं, इस देश का नुकसान ही होगा, और फ़ायदा उस देश का होगा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।